हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट 3 के बारे में, पार्ट ए, जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया है। और इसके बाद जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं जो उन्होंने दी थी उनके बारे में भी चर्चा कर ली है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी होता क्या है, इसमें हम समझते हैं कि जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के परसोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब, ठीक है। जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब, ठीक है। कि मतलब कि जैसे साधारण भाषा में हम व्यक्तित्व का अगर अर्थ बताएं तो किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के शारीरिक गुणों को देखकर, बाहरी देखकर, किसी की वेशभूषा, उसके पहनावे को देखकर जब हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, मतलब ये ऐसा हो सकता है, इसका व्यक्तित्व ऐसा है, ठीक है। किसी का शरीर की बनावट अच्छी होती है तो हम कहते हैं इसकी हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है, ठीक है। तो साधारण भाषा में अगर हम कहें कि किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के चलने उठने बैठने का तरीका देखकर, बोलचाल को देखकर अगर हम उसका पता लगाते हैं और उसके मतलब व्यवहार को जो हम मानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है या इस व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व है, तो इसी को पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। मुखौटा मतलब ऊपरी, उसके ऊपरी देखकर, मतलब ये एक छोटा शब्द है, इसको कहेंगे कि ये संकुचित रूप है व्यक्तित्व का, कि किसी की वेशभूषा को देखकर, ये प्राचीन समय में ऐसा होता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन आज के समय में जो है ऐसा नहीं है। इसमें जो व्यक्तित्व में सबसे पहला नाम आता है GW आलपोर्ट का। दूरी पढ़नी है फ्रायड की, कार्ल रोजर्स की, आलपोर्ट और मैक्स वर्दीमर। तो इसके पहले इसको थोड़ा कनेक्ट करते हैं। हमने इसके पहले जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी। उसमें हमने क्या कहा था कि जो संज्ञान होता है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे मानसिक विकास से रिलेटेड है, ठीक है। व्यक्ति के मानसिक विकास से रिलेटेड है। वहाँ पे संज्ञान में व्यक्ति का मानसिक विकास किस तरीके से होता है, कैसे बच्चा चीज़ों को सीखता है, उम्र भाई, तो उम्र के हिसाब से इसके लिए बताने के लिए जीन पियाजे ने उसकी अवस्थाएं बताई थी। उन्होंने खुद के अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी, ठीक है। और इसमें क्या आता है कि व्यक्तित्व, किसी के व्यक्तित्व को देखकर, जैसे कि जब हम लोग कहीं जाते हैं और किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बनावट को देखकर, कैसा व्यवहार कर रहा है उसको देखकर हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो सामान्य भाषा में इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन अगर हम ये प्राचीन पहले कह लेते थे, लेकिन जो वैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने इसकी थ्योरी, इन्होंने व्याख्या की कि जो व्यक्तित्व में क्या क्या आता है। तो केवल व्यक्तित्व में बाहरी वेशभूषा को देखकर हम किसी के व्यक्ति को नहीं मान सकते कि ये व्यक्ति ऐसा है। इसके अंदर उसकी शारीरिक गुण, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, उसके भावात्मक जो संज्ञान है, जो उसकी और भी जो उसका गुण है, विचार करने का तरीका है, किस तरीके से व्यक्ति सोचता है, किस तरीके से रहता है, तो ये सभी गुण क्या आ जाते हैं, व्यक्तित्व में आ जाते हैं और इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। इसमें एक कोटेशन थी जो कि शर्मैन ने दी थी कि व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व होता है, ठीक है। व्यक्ति का जो एक कोटेशन है इन्होंने शर्मैन ने दी थी कि जो व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व होता है, कि व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, इसी को हम व्यक्तित्व की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका शारीरिक, भावात्मक जो भी क्रियाएं हैं, जो भी आपके उठने बैठने का तरीका है, जो भी आपके पहनने का तरीका है, आप समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, समाज के प्रति आपका कैसा बिहेवियर है, घर में आपका कैसा बिहेवियर है, तो ये सारे गुण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आप बातचीत कैसे करते हैं, ठीक है, आपका बोलने चालने का तरीका क्या है, बैठते किस तरीके से हैं, उठते किस तरीके से, समाज में आपकी क्या वो है, तो ये सभी चीजें व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा, इसमें कई परिभाषाएं हैं, जैसे GW आलपोर्ट ने भी दी। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों, गुणों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है, ठीक है। और भी कोटेशन है इसकी,
तो थोड़ा बहुत आप किताबों में इनकी थ्योरी पढ़ लिया करें। यहाँ पे हम बेसिक समझाते हैं कि चीज़ें आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व प्रभावित कैसे होता है, किन किन चीज़ों से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है, कैसे बनता है। तो जब बच्चा परिवार में रहता है, समाज में रहता है, वहाँ पे जैसा माहौल मिलता है, वातावरण, जो परिवेश मिलता है, तो इस सबसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वो जिस संस्कृति में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, तो उसका व्यक्तित्व क्या होगा, उसी के प्रति होगा और उसी के आधार पे बनता जाएगा। जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे तो बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, वो सभी कामों को करेगा। जहाँ पे घर में अगर कोई समाज सेवा से रिलेटेड है तो बच्चे का जो वो आकर्षण होगा, उसको भी समाज सेवा में रुचि होगी। तो इस तरीके से बच्चे का व्यक्तित्व होता है, निर्धारित होता है, ठीक है। संस्कृति, सामाजिक जो प्रभाव होता है, संस्कृति का भी इसमें प्रभाव पड़ता है, समाज का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे व्यक्तित्व के प्रभाव है, ठीक है। तो इसमें आपको जो थ्योरी पढ़नी है, कि प्रकार कौन कौन से होते हैं व्यक्तित्व के, ठीक है। तो व्यक्तित्व के प्रकार किसी ने, जो क्रैस्मर है, उन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर बताए हैं, ठीक है। और शेल्डन है, शेल्डन का वर्गीकरण है, तो इन्होंने किस तरीके के शारीरिक गठन के आधार पर बताए हैं, तो ये इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले लेकिन हम पढ़ते हैं ठीक है। तो व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार में इन दोनों लोगों के नाम आते हैं। इन्होंने जो क्रैस्मर है, इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, और एक ही शेल्डन, शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। इन्होंने भी शारीरिक गठन के आधार पर बताए हैं कि व्यक्तित्व, ठीक है, जो व्यक्तित्व मतलब किसी के व्यक्तित्व को हम कैसे नापते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहला बताया एस्थेनिक। इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वो निर्बल का है, मतलब इसका जो शरीर होता है वो दुबला पतला होता है और कमजोर होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, ये थोड़ा चिड़चिड़े भी होते हैं, और ये अपने आप को एकांत में रखना पसंद करते हैं, और ये किसी भी बात को सीधे व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। अपने क्रोध को भी सीधे व्यक्त नहीं करते हैं, कोई बात ज़्यादा किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपने आप में रहना पसंद करते हैं, ये अंतर्मुखी होते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत करना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये निर्बल काय हो गए, ये शारीरिक गठन के आधार पर, ठीक है। इसके बाद सुडौल काय, इसमें क्या होगा, इसमें जो व्यक्ति का शरीर कैसा होता है, इसमें व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो खुशनुमा होता है, सबसे प्रसन्नचित्त रहता है, सबसे अच्छे से बात करना पसंद करता है, और उसमें जो समाज प्रेमी भी होता है, साहसी होता है, ठीक है। और सुख दुख सबसे उसको मतलब होता है, समाज के सुख दुख को भी मानता है और समाज के नियमों को भी मानता है, ठीक है। इसके बाद आता है गोलाकार। गोलकार व्यक्ति पिकनिक, ठीक है। पिकनिक व्यक्ति कैसा होता है, इसमें व्यक्ति की शरीर की बनावट कैसी होती है, ठीक है। इसमें व्यक्ति छोटे कद का होता है, उसका कद छोटा होता है, गोल गोल टाइप का होता है उसके शरीर की बनावट, और वो अपने आप में मस्त रहता है, उसको किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, प्रसन्नचित्त रहता है, आराम तलब रहता है, अपने आप में खुश रहता है व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे वह जल्दी उसका सुख दुख से शीघ्र प्रभावित होता है। यहाँ पे बहिर्मुखी होते हैं तथा लोकप्रिय होते हैं ये व्यक्ति। तो इसके बाद अगर हम और ये जो मिश्रित काय है डिस्प्लास्टिक, इसमें कहते हैं कि ये तीनों सभी गुण होते हैं, ठीक है। ये फुर्तीले भी होते हैं, कभी निष्क्रिय भी हो जाते हैं, इनमें सुख कभी खुश भी होते हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं, ठीक है, कभी काम को नहीं करते हैं। तो इनमें ये सभी लक्षण होते हैं। फिर से समझ लें, निर्बल काय वाला व्यक्ति शारीरिक गठन के आधार पर, जो क्रैस्मर है, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है। ये कहते हैं यहाँ व्यक्ति दुबला पतला होता है, कमजोर होता है, और अपने मतलब ज़्यादा फुर्तीला नहीं होता है, किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है, एकांत प्रिय रहना पसंद करता है, चिड़चिड़ा भी होता है व्यक्ति, ठीक है, और किसी से ज़्यादा हंसना बोलना पसंद नहीं होता है, ठीक है, और अपने आप में वो होता है। यहाँ पे सुडौल काय में व्यक्ति समाज से भी मतलब रखता है, समाज के सुख दुख से भी प्रभावित होता है, ठीक है, परोपकारी भी होता है, और इसका जो शरीर कैसा होता है, इसका शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट होता है, लंबा भी होता है, और उसका शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और
हर काम को अच्छे से करता है, प्रसन्न रहता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को सभी से मतलब भी होता है, समाज प्रेमी होता है, यह व्यक्ति समाज से भी प्रेम करता है। ठीक है, समाज में प्रतिष्ठित भी होता है ये व्यक्ति। और गोलकाय, ये तो आराम तलब होते हैं, अपने आप में मस्त होते हैं, मोटे होते हैं और गोल गोल टाइप के होते हैं। इनका जो कद होता है वो छोटा होता है और मोटे होते हैं। ठीक है, मिश्रित का इनमें ये सभी गुण आ जाते हैं। तो ये शारीरिक बनावट के आधार पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेलिडन का वर्गीकरण, तो इन्होंने इसमें भी यही बात की। तो ये गोलाकार में जो आपका एंडोमॉर्फिक है, इसमें आपका आ जाएगा ये जो पिकनिक की बातें हैं वो इसमें आ जाएंगी। आयताकार, ये मेसोमॉर्फिक है, तो इसमें आपका ये वाला आ जाएगा। शुडोल का एथलेटिक, बहुत शोर हो रहा है, साउंड बज रहा है पीछे कहीं पे। आयताकार, तो ये जो मेसोमॉर्फिक है, इसमें आपका ये आ जाएगा शुडोल काय वाले। एथलेटिक वाले व्यक्ति आ जाएंगे। और जो लंबाकार व्यक्ति है, इसमें आपका एस्थेनिक है, ये वाले आ जाएंगे, एस्थेनिक आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको समझ लीजिए, जो इनकी बातें हैं वही इनकी बातें हैं, क्योंकि दोनों ने शारीरिक गठन के आधार पे बताए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका युंग का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं युंग का वर्गीकरण। युंग ने क्या बात की है? ठीक है, कार्ल युंग का वर्गीकरण, इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर, किस तरीके का व्यवहार व्यक्ति करता है समाज में, किस तरीके की अंतःक्रिया करता है, उसके आधार पर जो 1921 में युंग ने वर्गीकरण दिया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और मिक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया। इंट्रोवर्ट में इन्होंने क्या कहा कि जो इंट्रोवर्ट वाला व्यक्ति होता है वो चिंतनशील होता है, मतलब अपने आप में रहने वाला, अपने आप में सोचने वाला, ज्यादा किसी से वो बहुत ज्यादा बाहरी दिखावा नहीं करता है, बहुत ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता, वो अपने आप में सोचने वाला व्यक्ति होता है। इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वो कवि या चित्रकार, ठीक है, इस तरीके का बनता है। ठीक है, और बहिर्मुखी व्यक्ति जो होता है ये समाज प्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, ये राजनेता, ठीक है, राजनेता, डॉक्टर, वकील आदि बनते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति क्या होती है, ये अपनी बात को, इनके अंदर संप्रेषणशीलता कम होती है, मतलब ये अपनी बात को बहुत ज्यादा किसी से कह नहीं पाते हैं। ठीक है, ये एकांत प्रिय होते हैं, ये अपने आप में सोचने वाले होते हैं और अपने आप के, अपने स्वयं के कामों में लगे रहते हैं, इनको ज्यादा किसी से मतलब नहीं होता। और ये आध्यात्मिक को पढ़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, अध्यात्म को, जो आध्यात्मिक विषय होते हैं इनको पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति क्या होते हैं, ये व्यक्ति समाज में सबसे अच्छे से बातचीत करने वाले, अपनी बातों से सबको रिझाने वाले और अच्छे होते हैं। ठीक है, और उभयमुखी, ये मिक्स्ड वर्ग, इनमें क्या होता है कि बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, इस वजह से क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है और आप लोगों को भी बाहर की नॉइज आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, तो इनमें ये दोनों ही होते हैं, ये कभी निष्क्रिय होते हैं, कभी कम सोचते हैं, कभी ज्यादा सोचते हैं, ये इनमें दोनों लक्षण होते हैं, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। ठीक है, तो ये जो अंतर्मुखी वाले लोग होते हैं, इनका क्या होता है कि ये तो अपने थोड़ा संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, किसी से बहुत ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, अपने विचारों में स्वयं चिंतनशील रहते हैं, अपने आप में सोचते रहते हैं, किसी और की चिंता इनको नहीं रहती है, अपने स्वयं के कार्यों में लगे रहते हैं और आध्यात्मिक विषयों को पढ़ने में ये ज्यादा रुचि रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के व्यक्ति चित्रकार बनते हैं, कवि बनते हैं। और बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, ये तो सबसे, इनका भाषा कौशल बहुत अच्छा होता है, सबसे बोलना चलना भी अच्छा होता है, तो ये राजनेता, डॉक्टर, वकील बनते हैं और इनमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं, तो ये अभयमुखी होते हैं। इसके बाद ये तो हमने किसकी बात की, आपकी व्यक्तित्व की बात की। और ये किसका वर्गीकरण, युंग का वर्गीकरण, युंग ने ये वर्गीकरण दिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये उनका वर्गीकरण है, इसमें आपका उभयमुखी आ जाते हैं और इसमें आपके ये दोनों, ये कभी अंतर्मुखी होते हैं, कभी बहिर्मुखी होते हैं और ये सब आपको बता चुके। इसके बाद एक और है मूल्यों के आधार पर स्ट्रेंजर का वर्गीकरण। मूल्यों के आधार पर
स्ट्रेंजर ने 6 वर्ग बताए हैं। कितने? 6 वर्ग बताए हैं। ये भी ऐसे ही हैं, जैसे पहला है सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सौंदर्यात्मक। ठीक है, तो ये जो सैद्धांतिक है, इन्होंने कहा कि मूल्यों के आधार पर हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ट्रेड, जैसे GW आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की बात की थी। व्यक्तित्व में सबसे पहला नाम आता है GW आलपोर्ट का आता है, ये जी नहीं जे है। ठीक है, GW आलपोर्ट का आता है। और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कहा था शील गुणों की बात की थी। जो ट्रेड होते हैं शील गुण होते हैं। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति में पाए जाते हैं और ये अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने मूल्य माना है। तो इन्होंने मूल्यों के आधार पर हर व्यक्ति में कुछ ट्रेड होते हैं, जैसे कुछ परोपकारी होते हैं। जैसे गांधी जी को हम उनके शील गुणों के आधार पर जानते हैं। तो जिसमें जिस शील गुण की मात्रा ज्यादा होती है तो वो उसी का व्यक्तित्व उसी के नाम से वो हो जाता है। जैसे इन्होंने मूल्यों के आधार पर इनके वर्गीकरण किया, या शील गुण भी कहते हैं सैद्धांतिक। जैसे जो कोई व्यक्ति सिद्धांतों को बहुत मानने वाला होता है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं, पूरा सिद्धांतिक पक्ष को ही मानते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही जाते हैं, वो रूल के विरोध में कभी नहीं जा सकते। ठीक है, तो इन्होंने सैद्धांतिक की बात की। आर्थिक, ये व्यक्ति क्या होते हैं? आर्थिक उसमें विश्वास करते हैं कि आर्थिक मजबूती, कोई व्यक्ति होता है कि मतलब जैसे जो व्यक्ति गरीब है तो वो उसमें अपने उसमें खुश रहता है, लेकिन किसी को और ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा होती है। तो आर्थिक में मतलब जो जैसा है वो उसमें खुश रहना चाहता है, आर्थिक मजबूती चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि अपने उसमें रहते हैं। सामाजिक, तो ये सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, समाज को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है केवल अपने आप से इनको मतलब नहीं रहता है, ये समाज को भी लेके चलते हैं। राजनीतिक, इनकी प्रवृत्ति, इनमें जो मूल्य होता है या जो गुण होता है वो राजनीतिक प्रवृत्ति का होता है। ये राजनेता होते हैं, राजनीति बनते हैं। इन्हें नेता नगरी से, सभी से, सामाजिक कार्यों से, कहाँ क्या चल रहा है पूरी दिनचर्याओं से मतलब होता है। धार्मिक, ये इनके अंदर जो ट्रेड होता है या जो मूल्य होता है वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ पे इनका जो नेचर होता है या जो व्यवहार होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा हो जाता है? धार्मिक हो जाता है। और पूजा पाठ में मन लगाते हैं, किसी गलत कार्यों को नहीं करते हैं। हाँ, भगवान से रिलेटेड आध्यात्मिक कार्यों को करते हैं। सौंदर्यात्मक, इसमें क्या हो जाएगा? सौंदर्यात्मक में इसमें जो व्यक्ति का गुण होता है वो कला की तरह होगा या संगीत की तरह होता है, या मतलब उसका सौंदर्यात्मक में कला की तरह होगा या रुचि उसकी संगीत की तरह होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सौंदर्यात्मक, तो ये गुण होते हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। और इन गुणों, शील गुणों या मूल्यों के आधार पर ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। सब व्यक्तियों में समानता नहीं पाई जाती है। इसी को इन्होंने व्यक्तित्व कहा है। GW जो आलपोर्ट कहते हैं, ये शील गुण होते हैं जो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं और ये अलग अलग होते हैं। इन्हीं शील गुणों और मूल्यों के आधार पर ही हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर सकते हैं, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप केवल याद कर लेना, क्योंकि इनकी कभी कभी ये पूछे जाते हैं कि स्ट्रेंजर ने कौन कौन से वर्ग बताए हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे फ्रायड के बारे में, कि फ्रायड ने क्या कहा व्यक्तित्व के बारे में। तो ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।